नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सियाराम और आप देख रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की ये कम्पिटिटिव इंग्लिश की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कंपटीशन लेवल पर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। कंपेटिटिव लेवल पर अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ एडवांस्ड लेवल तक। तो सीरीज़ को आप अगर आप नए हैं तो आपको शुरू से देखना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपकी अभी क्या होता है जब आप एग्जाम देते हैं आपके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। क्यों? आप समझ ही नहीं पाते एरर कहाँ पर है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप शायद समझ गए होंगे कि आपको जीरो लेवल्स मतलब शुरू से देखना स्टार्ट करना, ताकि आप एक अच्छे लेवल तक इंग्लिश को सीख सकें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आज हम लोग बात कर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पजेसिव केस के बारे में, राइट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी केसेस ऑफ नाउन के बारे में, राइट। 8 केसेस मैंने आपको बताए थे, अगर नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखिएगा। और आज हम लोग सीखेंगे पजेसिव केस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करेंगे हम लोग। पजेसिव केस। दोस्तों अगर मैं बात करूं पजेसिव केस के, इसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पता होगा, यस और नो। देखो मैं आपको ये थोड़े डिफरेंट अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। पजेसिव केस बेसिकली इंग्लिश में एक वर्ब होती है पजेस। क्या होती है दोस्तों? पजेस, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को अपने अधिकार क्षेत्र में करना या होना। जैसा आपने कहा कि मेरे पास एक कार है तो आप बोलते हैं आई हैव अ कार, इसकी जगह आप बोल सकते हैं आई पजेस अ कार। आपके लिए लिख भी देता हूँ। पजेस का मतलब क्या होता है? टू हैव समथिंग। क्या होता है? टू हैव समथिंग, किसी चीज़ को अपने पास रखना। जैसे आपने कहा, मान लीजिए आई हैव आ कार, इसकी जगह अगर आप ये बोलेंगे तब भी ये सही होगा। क्या हो जाएगा? आई पजेस आ कार, राइट। तो पजेसिव केस जिसे हम लोग किसके नाम से भी जानते हैं? जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग इसे? हम इसे जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्लास में बताया था आपको, जेनेटिव केस, राइट। अच्छा, तो जेनेटिव केस का काम क्या होता है? बेसिकली ये बताता है जब हमें बताने की कोई चीज़ हमारे पास है। बेसिकली पजेसिव केस दो ही चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया जाता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? या तो ये बताता है पजेशन, पजेसिव केस क्या बताता है? या तो ये बताता है पजेशन नंबर 1, या ये बताता है रिलेशन। क्या बताता है? पजेशन या रिलेशन। कैसे? जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पजेसिव केस को बनाने के लिए आपको दो तरीके आपको पता होंगे। कौन कौन से? दो टाइप से पजेसिव केस को बनाया जाता है। आपको शायद पता होगा बड़े अच्छे से कि एक लगाते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस और दूसरा लगाते हैं क्या? ऑफ। ये बहुत बेसिक सी बात आपको पता होगी, है ना। और अगर इसी का प्लूरल होता तो क्या लगा देते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें पजेसिव केस क्या बताता है? या तो पजेशन बताता है या रिलेशन बताता है। कैसे? देखो, अगर मैंने आपसे कहा राम्स कार, क्या कहा? राम्स कार। जब मैंने कहा राम्स कार, इसका मतलब क्या हो? राम की कार। राम का अधिकार किस चीज पर है? राम का अधिकार उसकी कार पर है। दूसरा सेंटेंस में, दूसरा मैंने एक और एग्जांपल दिया। मैंने कहा राम्स ब्रदर। जब यहाँ पे लिखा हुआ राम्स ब्रदर, तो राम का अधिकार उसके भाई पर है क्या? नहीं है। राम का रिलेशन है उसके भाई से। तो यहाँ पर जो पजेसिव केस है ये बता रहा है हमें रिलेशन, और यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये बता रहा है हमें, क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें पजेशन। क्या बता रहा है? पजेशन। पजेशन को अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो इसे बोलते हैं अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ होना, राइट। कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती। तो पजेसिव केस, ये तो बहुत बेसिक बात हुई कि पजेसिव केस इस टाइप से अपॉस्ट्रोफी एस से ऑफ लगा के बनाया जाता है, यस और नो। ये भी शायद आप लोगों को पता होगा कि पजेसिव केस का यूज़ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कब करते हैं? हम लोग लिविंग के साथ। कम ऑन, कहाँ पर करते हैं? लिविंग के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और नॉन लिविंग के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? ऑफ। ये बहुत जनरल बात है, ये इतना नॉलेज शायद आपको होगा, है ना। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम्स कार, राम की कार, राम्स ब्रदर। अगर एक एग्जांपल और दूं, अगर मैं लिख दूं टेबल्स लेग, टेबल की टांग या टेबल का पैर, राइट। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखो टेबल और लेग ये दोनों क्या है? टेबल क्या है? नॉन लिविंग। कम ऑन गाइस, कैसा है? नॉन लिविंग।
अगर आपको नहीं पता नॉन लिविंग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्जीव। तो नॉन लिविंग के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को रख देते हैं पहले, जिस पर पोजीशन बताया जा रहा है लेग। अपॉस्ट्रोफी एस को बदल देते हैं हम लोग ऑफ में, और टेबल को हम लोग टेबल की जगह लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, लेग ऑफ टेबल। लेकिन अब देखो लेग किसकी है, ये बात डिफाइन हो चुकी है ऑफ टेबल से, इसलिए हम इससे पहले एक आर्टिकल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, द। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो बेसिकली पजेसिव केस या जेनेटिव केस का यूज क्या है, ये इट मीन्स टू हैव समथिंग, कोई चीज अपने पास में होना, या तो ये बताएगी कोई अधिकार या बताएगी कोई रिश्ता, राइट। पजेसिव केस क्या बताता है, या तो अधिकार बताता है या रिश्ता बताता है ना। अच्छा, अधिकार बताने के लिए क्या है, रामस्कार, चीजों पर अधिकार बताया जाता है, लोगों पर रिश्ता दिखाया जाता है। राम्स ब्रदर, राम का भाई। टाइप की बात करूं, दो प्रकार से पजेसिव केस बनाया जाता है, एक अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर और एक ऑफ लगाकर, है ना। बहुत आसान सी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात बताइए, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, कैन आई रफ इट। एक काम करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करें और इसमें जो छोटी छोटी बातें बताई गई आपने लिख लीजिएगा। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो मैं आपको लिए कुछ लिखता हूँ। एक चीज मैंने आपको बताया कि पजेसिव केस या तो पोजीशन बताता है या रिलेशन, यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पर, क्या लिख दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेयर इज माय, यस। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ लिखता हूँ, पोजीशन और रिलेशन। पोजीशन बताने के लिए बता दिया आपको, रिलेशन बताने के लिए भी बता दिया। अब देखिए मैंने कहा राहुल्स ब्रदर, क्या लिखा, राहुल्स ब्रदर। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि राहुल का रिलेशन किससे, उसके भाई से, राहुल्स ब्रदर। ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने एक और लिख दिया, क्या लिख दिया, राहुल्स ब्रेव। क्या लिखा, पहला लिखा राहुल्स ब्रदर और फिर क्या लिखा, राहुल्स ब्रेव। आप मुझे बताइए पहला वाला सेंटेंस सही है या दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है या दूसरा वाला गलत है। आपको लग रहा होगा सर दोनों ही तो सही हैं, यस और नो। इसका मतलब आपने क्या निकाला, राहुल का भाई, और इसका मतलब क्या निकाला, राहुल इज ब्रेव, ऐसे कुछ मतलब निकाला होगा। ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ पर आप इसे क्या पढ़ते हैं, आप इसे पढ़ते हैं अपॉस्ट्रॉफी। क्या पढ़ते हैं, अपॉस्ट्रॉफी। और इसे क्या पढ़ेंगे, इसे कभी भी अपॉस्ट्रॉफी मत पढ़िएगा। जब रेज्ड काम, जब अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, जब अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब इज निकलता है, क्या निकलता है, इज निकलता है, हैज निकलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बताता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेज्ड कॉमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेज्ड कॉमा। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज इफ आई सी, क्या कहता हूँ मैं आपसे, सपोज इफ आई सी राहुल्स इंटेलिजेंस, राहुल्स इंटेलिजेंट। अब ध्यान देंगे कि राहुल का अधिकार इंटेलिजेंट पे हो रहा है, नहीं, राहुल ही इंटेलिजेंट है। यहाँ पे राहुल, यहाँ पे इज का मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकल रहा है, राहुल इज। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या निकल रहा है, इज। जब भी अपॉस्ट्रोफी एस कॉन्ट्रैक्शन बताएगा तो इसे हम कहेंगे रेज्ड कॉमा। आई होप थोड़ा एक दो एग्जांपल होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आई प्लस विल को क्या बोलते हैं, आयल। क्या बोलते हैं, आयल। तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी लगा, इसे अपॉस्ट्रोफी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, रेज्ड कॉमा। कम ऑन एवरीवन, क्या पढ़ेंगे, रेज्ड कॉमा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब हम किसी चीज को, जैसे कि एक और देता हूँ एग्जांपल, लेट प्लस अस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, लेट्स। सॉरी, क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेट्स। तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी लगा, आप इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आप बोलेंगे रेज्ड कॉमा। आई होप आपको समझ में आया होगा रेज्ड कॉमा क्या होता है। रेज्ड कॉमा कॉन्ट्रैक्ट करता है, चीज़ों को छोटा बनाता है, एक्रोनिम्स बनाता है, ठीक है। और जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है, ये किसी चीज़ पर अधिकार मतलब या तो पोजीशन या रिलेशन बताता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको बहुत डिटेल में, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि पॉजिटिव केस होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए,
पॉजिटिव केस को डीप में समझने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस देता हूं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, राइट? ऑब्जर्व, क्या करना है? ऑब्जर्व। लर्निंग कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस छोटे छोटे कुछ फ्रेज लिखूंगा, आपको समझने की कोशिश करना सही है या गलत है। अगर मैं लिखूं राम्स इज, अगर मैं लिख दूं आपके सामने राम्स आर, और अगर मैं आपके सामने लिख दूं राम इज, तो आपको ये बताना है इन तीनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है। सोचिएगा ज़रा। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कॉपी ज़रूर बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिएगा, ताकि आप मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उन्हें नोट कर सकें, रिवाइज कर सकें, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप भटकते रहते हैं, इस कोचिंग जाते हैं, उस कोचिंग जाते हैं, राइट, और फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो अभी आपको यहाँ पे मुझे पता आप पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक नोटबुक और बना लेंगे, समझने में काफ़ी आसानी होगी, राइट। और इन वीडियोज़ को ना आप में से काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के जो मैं आपको लर्निंग्स दे रहा हूँ जो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट ना के बराबर अवेलेबल है, राइट, और कोचिंग सेंटर में भी इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बना लेना है, चीज़ों को सीखना। और फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार, राइट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राम्स इज, राम्स आर या राम इज में से कौन सा सही लग रहा है? आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा सर ये सही है, और राम्स यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, ये तो सही नहीं लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनो, कुछ ऐसे ही, कुछ जो थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको लग रहा होगा शायद पहला वाला और सही है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर्स। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। अब ये क्यों सही है और कैसे सही है, और इन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचान पाएंगे? ऐसा तो नहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया और जो इंप्रूव्ड सेंटेंस को, सही सेंटेंस को इंप्रूव करके आ गए ना, गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये क्या होता है पॉजिटिव केस, इसको थोड़ा डीप में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो लिख लिया होगा आई थिंक आपने ये सेंटेंसेस। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन में, आपको छोटी सी 100 ग्राम की डेफिनेशन देता हूँ। 100 ग्राम, हाँ, आते हैं सर। पॉजेसिव केस जो होता है बेसिकली ये दो ही काम करता है, या तो बताता है पॉजेशन, क्या बताता है? पॉजेशन। इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। पॉजेसिव केस इज यूज्ड फॉर पॉजेशन और रिलेशन। क्या पॉजेसिव केस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? या तो पॉजेशन के लिए यूज़ किया जाता है या रिलेशन के लिए। पॉजेशन रिलेशन दोनों के मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एक दो एग्जांपल छोटे से और दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा रमेश नहीं लेते हैं, अपन ले लेते हैं राहुल। मैंने कहा आपके लिए राहुल्स नोटबुक। क्या कहा? राहुल्स नोटबुक। और दूसरा मैंने कहा राहुल्स फादर। तो राहुल का फादर के साथ क्या होगा? रिश्ता होगा, रिलेशन होगा, और राहुल का उसकी नोटबुक पे क्या होगा? अधिकार होगा। उसने किसी स्टोर से उसको खरीदा होगा, ठीक है। पापा को तो खरीद नहीं सकते हैं, है ना। ओके, सो पापा के साथ राहुल का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बाप बेटे का। सो राहुल का फादर के साथ रिलेशन है और राहुल का उसकी बुक पर अधिकार है, राइट। अब हम लोग सीखने वाले हैं जो पॉजेसिव केस है, इसके यूजेस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। मैंने आपको भी 3 सेंटेंसेस दिए थे, आपको अभी भी आपके माइंड में लग रहा होगा कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करते हैं द फंक्शंस ऑफ पॉजेसिव केस, है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फंक्शंस क्या सीखने वाले हैं? फंक्शंस। अब हम पॉजेसिव केस के क्या सीखने वाले हैं? फंक्शंस। देखो दोस्तों, पॉजेसिव केस नाउन का ही पार्ट है ना। तो जो पॉजेसिव केस है इसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट। मतलब जो पॉजेसिव केस होता है वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने कहा राम्स इज अ नाइस कार। क्या कहा? राम्स इज अ नाइस कार। मतलब राम की जो कार है वो कैसी कार है? एक नाइस कार है। यस और नो? कई बार आप लोग बोलते हैं मेरा अच्छा है तुम्हारा बुरा है। अच्छा, कई बार चीज़ों के नाम भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो सामने दिख रहे होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ,
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये ब्लू कलर का पेन आपका है और ब्लैक कलर का पेन मेरा है, राइट। आप कई बार आप छोटे रहते हैं बचपन में आपस में, बोलते मेरा वाला अच्छा है तुम्हारा वाला खराब है। जो वाला वाली है ना, क्योंकि दिख रहा है ये पेन है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं। राम्स का मतलब राम की अच्छी वाली कार है और मेरी कार अच्छी वाली शायद ना हो, जो मेरी वाली और भी अच्छी हो। तो राम्स इज अ नाइस कार, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? इसको बोला जा सकता है राम्स कार इज नाइस। देखो पॉजेसिव केस जो होता है वो कैसे बिहेव कर सकता है? एज अ सब्जेक्ट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पॉजेसिव केस क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। बात समझ पा रहे हैं? पॉजेसिव केस एक एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन इसको सीखेंगे हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी बात, जो पॉजेसिव केस होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जो पॉजेसिव केस होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने कहा दिस कार इज राहुल्स। दिस कार इज राहुल्स कार। सॉरी, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। ऐसा करते हैं, मैंने कहा आई लाइक राहुल्स। क्या कहा? आई लाइक राहुल्स। मान लीजिए राहुल की वहां पे कार रखी है, ठीक है, और मैंने कहा आई लाइक राहुल्स, मुझे राहुल की पसंद है। कार तो सामने दिख ही रही है। तो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस है राहुल्स, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह। आई लाइक व्हाट? देखो लाइक क्या हो गया हमारी वर्ब और राहुल्स क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। क्या सुनो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉजेसिव केस है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा हाँ शी यस शी हेट्स राहुल्स। स्पीचेस। क्या लिखा? शी हेट्स राहुल्स स्पीचेस। मतलब उस बंदी को राहुल की स्पीचेस पसंद नहीं है। आपको पता, अगर हम स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और इसको यहाँ से हटा दिया जाए, ऐसा इसको हटा दिया जाए, तब भी पता है बिल्कुल ये बात सही होगी। जैसे राहुल ने स्पीच दी और उससे पूछा जाए बंदी से कि हाउ वाज दिस स्पीच, तो उसने कहा आई हेट राहुल्स, मुझे राहुल की स्पीचेस अच्छी नहीं लगती हैं। तो वहाँ पर अगर हम हटा भी देंगे तब भी वही मतलब देगा, क्योंकि जो पॉजेसिव केस होता है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा यूज। अभी मुझे इसको रफ करना होगा। सबसे पहले आपको समझ में आ गया, आप इसे लिख लीजिएगा। तो पॉजेसिव केस को हमने दो फंक्शन देखे, अभी हम क्या देख रहे हैं? फंक्शंस सीख रहे हैं, फंक्शंस, राइट। इसके हमने दो फंक्शंस देख लिए हैं। पॉजेसिव केस एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है, दूसरा पॉजेसिव केस एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ये दो बातें हम सीख चुके हैं। अब हम सीखने की कोशिश करते हैं थर्ड वन, है ना। पॉजेसिव केस जो तीसरा यूज है, पॉजेसिव केस को कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। किसकी तरह यूज किया जा सकता है? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर में आपको बड़े अच्छे से सिखाया। आप चाहें तो उसे जरूर देखिएगा, है ना। बेसिकली क्या होता है, ऐसी वर्ब जो एक्शन नहीं होती, स्टेट वर्ब होती है, उनके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा ही इज टॉम। क्या लिखा? ही इज टॉम। अगर मैं पूछूं टॉम कौन है, आप बोलेंगे ही कौन है? टॉम। हेलो, अगर मैंने कहा हु इज टॉम, आपका आंसर क्या होगा? ही इज टॉम। मैंने कहा ही इज हु, ही इज टॉम। यस और नो? कहने का मतलब जब ये दोनों चीज़ें एक ही हों, ही टॉम है और टॉम ही है, तो ये क्या हो गया? ये होता है यहाँ पर सब्जेक्ट, इज हो जाती है यहाँ पर वर्ब, और टॉम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। टॉम यहाँ पर बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। जो स्टेट वर्ब, कैसी वर्ब? ये स्टेट वर्ब, इसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब ये स्टेट वर्ब के बाद जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा दिस कार इज टॉम्स। क्या लिखा? दिस कार इज टॉम्स। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड है। दिस कार, हम सेकंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। दिस कार इज टॉम्स। ये वाली कार है, किसकी है? टॉम की है। हेलो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टॉम यहाँ पर किसकी तरह यूज हो गया है? एक
कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो गया। इसका मतलब होता है दिस इज टॉम्स कार, राइट। यहाँ पर जो दिस यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ पर दिस कैसा यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और यहाँ पर जो दिस है एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्यों, अभी मैंने आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग नाउन के बारे में बात करें। तो नाउन का जो पॉजिटिव केस है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। पहला वाला सेंटेंस में देखो कॉम्प्लीमेंट क्या बना, नाउन बना, प्रॉपर नाउन बन गया कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या रहा, नाउन का पॉजिटिव केस है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, एज एन कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू हैव गॉट माय पॉइंट, यस और नो। तो तीसरा जो यूज हो गया पॉजिटिव केस का वो किसकी तरह यूज होगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं चौथे यूजेस के बारे में। सबसे पहले आप इसके 2-3 एग्जांपल लिख लीजिएगा, फिर हम देखते हैं चौथा वाला। तो पॉजिटिव केस के 3 यूजेस देखिए, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, राइट। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। अब जब आपको जो चीज़ें नहीं पता होती तो आप उन्हें गलत करके आ जाते हैं, जबकि ऑलरेडी कई बार नो एरर, इसलिए तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, है ना। अब देखते हैं चौथा वाला। दोस्तों पॉजिटिव केस का जो चौथा यूज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीओ। पीओ मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर, नो। पीओ का मतलब है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाता है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर से जरूर देखिएगा। यहाँ देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैंने कहा ही इज गोइंग टू जूलीज होम। क्या कहा जा रहा है, ही इज गोइंग टू जूलीज होम। वो बंदा कहाँ जा रहा है, जूली के घर। आपको पता है ये जो जूलीज होम है, अगर इसमें से अपन होम हटा भी देंगे तब भी उसका वही मतलब निकलेगा, यस और नो। मैंने कहा हुज होम इज ही गोइंग, वो बंदा किसके घर जा रहा है, आपने कहा ही इज गोइंग टू जूलीज, तो यहाँ जूलीज का मतलब हो जाएगा जूलीज होम, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैंने कहा जूली इज कमिंग टू टॉम्स। क्या लिखा, जूली इज कमिंग टू टॉम्स। यहाँ पर अगर ध्यान दे पा रहे होंगे टू यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका एक ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम लोग प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टॉम्स है वो क्या है, एक नाउन है जिसका कौन सा केस यूज करें, पॉजेसिव केस। ये जो टॉम्स है ये क्या है, पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन, यस और नो। तो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, देखो यहाँ पे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं, whose home is Julie is coming to Tom। हाँ, whose home is Julie coming। क्या कहा, whose home is Julie coming। क्या लिखा, whose home is Julie coming। जूली किसके घर आ रही है, तो इसका आंसर क्या है, जूली इज कमिंग टू टॉम्स। मतलब जूली टॉम्स के यहाँ जा रही है। यहाँ का मतलब क्या है, जूली के मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जूली इज कमिंग टू टॉम्स, तो यहाँ पे इसका मतलब निकल जाएगा टॉम्स होम। जूली इज कमिंग टू टॉम्स होम। यहाँ पे जो होम लिखा है दोस्तों, ये अपने आप में सेल्फ डिफाइन है, इसको हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन होता है वो क्या बन सकता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। आई होप आपको फंक्शंस समझ में आए होंगे पॉजिटिव केस के, यस नो। तो पॉजिटिव केस 4 प्रकार से यूज हो सकता है। तो मैंने आपको जो 3-4 फ्रेजेस दिए थे, मैंने क्या क्या पूछा था, टॉम इज, और क्या कहा था, टॉम्स इज, और तीसरा क्या कहा था, टॉम्स आर। तो आपको पहला वाला तो पहले ही से पता था, टॉम्स इज, पता है ये भी सही है। जैसे मैंने कहा टॉम्स इज अ नाइस कार, मतलब टॉम की जो कार है वो कैसी है, एक अच्छी कार, तो टॉम्स के साथ इज भी सही हो गया। यहाँ पे मैंने कहा टॉम्स आर मैनी कार्स। टॉम्स आर मैनी कार्स, मतलब टॉम की कई कारें हैं।
यहाँ पर क्या, जैसे टॉम्स इज अ नाइस कार, टॉम की एक कार वो भी कैसी है, नाइस है। यहाँ पे क्या कहा, टॉम्स आर मैनी कार्स, मतलब टॉम की जो कारें हैं वो कैसी हैं, मैनी कार है। या और आपके लिए सिंपल कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर नाइस तो नाइस ही लिख देता हूँ, टॉम्स आर नाइस कार्स। क्या लिखा, टॉम्स आर नाइस कार्स, मतलब टॉम की जो कारें हैं वो नाइस है। और सिंपल में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टॉम्स कार आर नाइस। टॉम्स कार आर नाइस इज इक्वल टू होता है टॉम्स आर नाइस कार्स। थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि शायद इससे पहले ना पढ़ा हो। टॉम्स इज अ नाइस कार, इसका मतलब क्या हो जाता है, टॉम्स कार इज नाइस। टॉम्स इज अ नाइस कार मतलब क्या, टॉम्स कार इज नाइस, टॉम की कार अच्छी है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, टॉम की अच्छी कार है, एक ही बात है, राइट। यहाँ पर जो टॉम्स यूज हो रहा है एज अ, कैसे यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बेसिकली ये होता है जेनेटिव केस, इसके 4 फंक्शंस होते हैं, हमने आसानी से उनको सीख लिए हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, है ना। देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 क्वेश्चंस हैं, आपको ये तलाशना है कौन से सेंटेंसेस सही हैं कौन से गलत हैं। सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव केस पर बेस्ड हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं आपके लेवल को उठाता चला जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एडवांस लेवल पर पॉजिटिव केस को सीख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है राहुल स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद हिम। राहुल के कौन, स्टूडेंट, मतलब ये सेंटेंस सही है। क्या बता रहा है, रिलेशन बता, राहुल का रिलेशन किससे बताया जा रहा है, उसके स्टूडेंट से, मतलब ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हिज हाउस इज बिगर देन योर्स। हिज एक पॉजिटिव केस है ऑफ एडजेक्टिव है, ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बाद में बताऊंगा। हिज हाउस इज बिगर देन योर्स, ये सेंटेंस शायद आपको सही लग रहा हो लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। देखो यहाँ पर योर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसमें क्या लगा दिया गया, अपॉस्ट्रोफी एस। याद रखेंगे पहला रूल क्या है पॉजिटिव केस का, पॉजिटिव केस का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ यूज किया जाता है। पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड विद नाउन ओनली। पॉजिटिव केस का यूज किसके साथ किया जाएगा, नाउन। देखो ध्यान दीजिए, क्या आपको नाउन जैसा लग रहा है, क्या ये नाउन है, बिल्कुल नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये नाउन नहीं है ना, इसलिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस गलत होगा। हर्स कार इज बिग, फिर वही बात भाई, हर एक एडजेक्टिव है, क्या किसी एडजेक्टिव में पॉजिटिव की, क्या जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गुड, तो क्या इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, क्यों, क्योंकि ये नाउन नहीं है ना। तो हर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में पॉजिटिव की अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, गलत माना जाता है, ठीक है। तो हर कार इज बिग सही हो जाएगा। योर्स ब्रदर इज वेटिंग आउटसाइड। अब देखो योर अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस आ गया, गलत हो गया ना, है ना। तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता है। तो अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ किसके साथ यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ यूज किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस और देने वाला हूं, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चंस का कहा था, 8 हो गए, कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, राइट। देखते हैं आपको कितना पॉजिटिव केस आता है, तो देखना जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से कहूँगा, आप इसे वीडियो को पॉज करें, लिखें और 5 मिनट तो दें कम से कम अपने आप को 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, राइट। आई एम 100% श्योर आप में से 8 क्वेश्चन से मुश्किल से आपके 5-6 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, 1-2 तो पक्का गलत हो जाएंगे। आप में से कुछ को लग रहा होगा सर मेरे तो बहुत अच्छी इंग्लिश है, चलिए देख लेते हैं, है ना। अगर होता तो कांग्रेचुलेशन। देखिए पहला देखते हैं, आई होप आपने लिखा होगा, पॉज किया होगा और आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी, है ना। जितने सही होते जाए एक नंबर देते जाना, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर जो आपने 8 क्वेश्चंस दिए थे 4, 3, 7, 8 इनमें से मेरे 6 सही थे, 5 सही थे। आपके कमेंट से मुझे पता चलता रहेगा आप कितना सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कौन सा वाला सही लग रहा है, आप में से अधिकांश लोगों को फर्स्ट वाला सही लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि गर्ल एक नाउन है और जिसका अधिकार किस पर दिखाया जा रहा है, हॉस्टल पर, मतलब ये बात सही है। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या एक लड़की का हॉस्टल हो सकता है,
कि बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल होगा, एक लड़की का तो हॉस्टल होगा नहीं। एक लड़की का घर हो सकता है, महल हो सकता है, रूम हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, लेकिन हॉस्टल नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऑलराइट। नंबर 2, गर्ल्स हॉस्टल। याद रखिएगा जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस आएगा, क्या आएगा गाइस? एस आएगा, तो कभी भी हम उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और लड़कियों का अधिकार किस पर है? हॉस्टल पर। तो ये बिल्कुल सही है। जब प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं? प्लूरल लिखा रहने देते हैं और अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, खत्म। जैसे अगर इसी बात को कहूँ बॉयज टॉयलेट, तो हम बॉयज लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे और टॉयलेट लिख देंगे। राइट, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? लास्ट वन। अच्छा एक काम करें, अब तो आपको समझ में आ गया। इन 4 को ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बताइएगा। योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली, योर्स इज फ्रेंडली और योर फ्रेंडली। बताइए। देखो मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है, आपको ये तलाशना है। कुछ लोगों ने 1 सेकंड में आंसर ले आए होंगे कि सर ये वाला सही है या ये वाला सही। चलिए, आई होप आपने कोशिश की होगी और आपका आंसर शायद सही हो जाए, है ना? चलो देख लेते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, इनमें से कोई सा भी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सब गलत है। क्यों है गलत? आपके माइंड में से कुछ लोगों का हाँ ये सही लग रहा है। दोस्तों मैंने क्या कहा था? अधिकार चीजों पर दिखाया जाता है। क्या कहा? अधिकार चीजों पर दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है योर्स इज फ्रेंडली। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में अपॉस्ट्रोफी एस लगता नहीं, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, योर्स क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है, अभी सिखाऊंगा, लेकिन प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी एस तो लगता नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं इसमें, भाई कभी भी अगर सेंटेंस वर्ड के लास्ट में एस आता तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, क्या लगाया जाता है? केवल एस, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते हैं लास्ट। दोस्तों अधिकार चीजों पर दिखाया जाता है। फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, और नाउन में हमने लगा दिया ly, तो ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। और नाउन में अगर एडजेक्टिव बन गया है तो फिर हम लोग क्या, ये क्या लिखा है? प्रोनाउन। ये क्या लिखा है? एडजेक्टिव। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव क्या करेगा? बात समझ पा रहे हैं? प्रोनाउन के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं लिखा जाएगा। हेलो, अब वो एक विशेष केस आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या लिखा है? योर फ्रेंडली, तो ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यस और नो। क्यों गलत हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। हमने क्या, अगर इसी बात को ऐसा लिखा जाता कि योर फ्रेंड, तब सही हो जाता, क्योंकि योर हो जाता पॉसेसिव एडजेक्टिव और फ्रेंड हो जाता नाउन। यस और नो? तो एडजेक्टिव के बाद नाउन। देखो समझो, संकट हरने वाले को हनुमान बोलते हैं और नाउन से पहले आने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर प्योर एक एडजेक्टिव है और फ्रेंड एक नाउन है। समझ पा रहे? यहाँ पे क्या दिक्कत है कि देखो फ्रेंड क्या था? नाउन। नाउन में जब ly लग जाता तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। ये एक ट्रिक है, आप लोग चाहते हो इसे लिख भी सकते हैं। तो नाउन में जब ly लगता तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव ये, और ये क्या है? योर। ये भी एक प्रकार का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, राइट? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो एक एडजेक्टिव ये, एक एडजेक्टिव, भाई 2 एडजेक्टिव आगे पीछे कभी नहीं आते, याद रखना। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, कभी 2 एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए ये आसान सा क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने क्या किया होगा? आपने सिर्फ केवल फर्स्ट लेटर देखा और आपने लगाना शुरू कर दिया होगा, है कि नहीं? आपने कहा हाँ इसमें ये सही लग रहा है। ये भी तो देखो भाई, उस पर उसके बाद नाउन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकार केवल चीज़ों पर या लोगों पर दिखाया जाता है। तो दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। हमने नाउन में पढ़ा था, है ना? साइंस में पढ़ा था। अब देखो, द डैश हेलमेट लेज ऑन द डेस्क। ले का मतलब पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो आपको बताना ऑफिसर्स 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 ऑफिसर क्या आना चाहिए। दोस्तों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्टेप से एस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता, तो ये वाला तो गया काम से। आप इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आपको एलिमिनेट करना होता है कि कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब देखते हैं लास्ट वन, क्या ये हो सकता है? ऑफिसर एक प्लूरल है, प्लूरल के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, हाँ शायद हो सकता है। आगे देखते हैं। ऑफिसर हेलमेट, भाई हेलमेट क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। और ये तो नाउन लग रहा है, नाउन है ना भाई। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम
अथवा वस्तु का नाम, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये तो पर्सन, उसकी ऑफिसर क्या उसकी रैंक है, तो ये क्या हो गया? नाउन। तो क्या नाउन से पहले नाउन आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी गया काम से, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। क्या थर्ड वाला आ सकता है? देख लेते हैं। द डैश, अगर हम इसको ले लें, द ऑफिसर्स हेलमेट लेज ऑन द डेस्क। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं ऑफिसर्स, क्या लिख दूं? ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। क्या एक बात बताओ, क्या बहुत सारे ऑफिसर्स का एक हेलमेट होगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स का बहुत सारे हेलमेट होगा? अगर आपके घर में 4 4 व्हीलर होंगी तो 4 हेलमेट की जरूरत पड़ेगी? भाई 4 व्हीलर में हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो आ जाते हैं। अगर आपके घर में 4 2 व्हीलर्स हैं, ठीक है, और आपके पास अगर 4 2 व्हीलर्स होंगी तो आपके पास 4 हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? अब आपकी बात अलग है, हो सकता है आप एक ही हेलमेट से काम चला लेते हो। आते हैं जरा। तो अब देखिए, जितने ऑफिसर्स होंगे उतने हेलमेट होंगे, क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स का एक हेलमेट होगा कि इतने सारे ऑफिसर्स के बहुत सारे हेलमेट होंगे? बहुत सारे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑफिसर्स भी नहीं आ सकता। तो कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला आएगा। द ऑफिसर्स मतलब ऑफिसर का, एक ऑफिसर का। और अगर हम ऐसा लिख दें तो बहुत सारे ऑफिसर्स का। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है एक व्यक्ति का, और केवल अपॉस्ट्रोफी मतलब होता है बहुत सारे व्यक्तियों का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए किया जाता है, कभी भी प्रोनाउन के लिए या एडजेक्टिव के लिए नहीं किया जाता है। यस और नो? देखो, जहां जहां एडजेक्टिव आया हमने हर जगह से हटाया। तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेंगे? नाउन के साथ करेंगे, नाउन के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड विद नाउन ओनली। अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज किया? यहाँ पे इट का मतलब क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड ओनली विद नाउन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला रूल हमने सीखा कि अपॉस्ट्रोफी जो एस है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए साथ यूज किया जाएगा? नाउन के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन से वाले नाउन के साथ? लिविंग के साथ। कौन से वाले नाउन के साथ? जो लिविंग होंगे। नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाएगा। नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाएगा। तो नॉन लिविंग के साथ क्या यूज किया जाएगा? नॉन लिविंग के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाएगा। ऑफ इज यूज फॉर नॉन लिविंग, राइट। जैसे अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, क्या लिख दूं? सॉरी, मैंने लिखा यहाँ पर टेबल्स लेग। ध्यान दीजिएगा, टेबल एक नॉन लिविंग है तो उसकी लेग जो होगी वो भी नॉन लिविंग होगी, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सही करने के लिए हम क्या करेंगे? टेबल का पोजीशन किस पे है? उसकी लेग पर है, यस और नो। तो हम इसे क्या करेंगे? जिस चीज़ पर पोजीशन उसको पहले रख लेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान दो, ये दिख रहा है आपको, ये टेबल क्या हो गया? एक नाउन। क्या हो गया? नाउन। अपॉस्ट्रोफी, ये क्या हो गया? अपॉस्ट्रोफी एस। और लेग क्या हो गई? यहाँ पर लेग हो गई जिस पर पोजीशन शो किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस पर पोजीशन शो किया जा रहा है उसको अपन पहले रख देंगे, तो ये क्या हो गया? लेग। अपॉस्ट्रोफी एस किस में चेंज हो जाएगा? ऑफ। और नाउन जो लास्ट वाला है टेबल, उसको फर्स्ट वाले को अपन लास्ट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? लेग ऑफ टेबल। लेकिन यहाँ पर जो ऑफ प्लस टेबल है, इसने लेग को क्या कर दिया? स्पेसिफिक बना दी। इसलिए अपन आर्टिकल यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? दा लिख देंगे। यस और नो? हेलो। एक और मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने कहा डोर्स लैच। क्या कहा? डोर्स लैच। अब आप सोचेंगे लैच क्या होती? वो हनी सिंह का गाना था ना, दरवाजे को कुंडी मारो। तो लैच का मतलब होता है कुंडी। दरवाजे में क्या लगी होती है? कुंडी। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि डोर क्या एक नॉन लिविंग है, यस और नो? नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, उनका पोजेसिव तो ऑफ से बनाते। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस लास्ट वाले पोजेसिव को उठाएंगे, सामने रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? लैच। ऑफ की अपॉस्ट्रोफी एस क्या रख देंगे? ऑफ। और डोर को ले जाएंगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? लैच ऑफ डोर। सॉरी,
लैच ऑफ डोर, कैपिटल नहीं रखेंगे क्योंकि इसे प्रॉपर नाउन को रखा जाता है। तो लैच ऑफ डोर हो गया। अब लेकिन ये लैच किस चीज़ की है? डोर की है, तो ये स्पेसिफिक बन गया। तो अपन क्या करेंगे, एक आर्टिकल और लेंगे, आर्टिकल द। निश्चिंत रहेगा आर्टिकल कैसे यूज होता, बहुत बेहतरीन चैप्टर आएगा आपके पास, एक डिफरेंट चैप्टर आएगा। अभी हम नाउन सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस नाउन के साथ किया जाएगा यूज, लेकिन कैसा, लिविंग। ऑफ का यूज किया जाएगा नॉन लिविंग बीइंग के साथ। यस और नो, आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों ये हैं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, आपको इनको अपने नॉलेज के लेवल पर आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। करिएगा ज़रा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, लिखें और अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें 8 में से आपके कितने सही हैं। आई एम 100% श्योर एक भी स्टूडेंट के 8 के 8 सही नहीं हो सकते। बोले सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बच्चों एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है ना वो बेस्ड है एक्सेप्शंस पर। हमें जनरल बातें तो पता होती नहीं, लेकिन स्पेसिफिक बातें बहुत कम पता होती हैं। जो एक्सेप्शंस होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको अपवाद। चलिए, आई होप आपने कोशिश की होगी सॉल्व करने की। आप आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने केवल 2 रूल सीखे। पहला कि अगर हम लिविंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, यस और नो। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के लिए हमने क्या कहा, ऑफ का यूज करेंगे, यस और नो। अब इन थर्ड प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए, आपने समझिएगा। यहाँ पे लिखा दिल्लीज पॉपुलेशन। आपने कहा सर दिल्ली तो एक नॉन लिविंग थिंग है और उसकी ये पॉपुलेशन है, तो मतलब इसको होना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एन आर्स वेट। अब आर तो कोई इंसान होता नहीं है, और इंसान का इंतजार क्या, जब इंसान नहीं है तो इसमें भी होना चाहिए द वेट ऑफ एन आर, ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको। यहाँ पर देखो 2 किलोग्राम्स वेट, फिर आपको वही लगा होगा, नॉन लिविंग थिंग है, अपॉस्ट्रोफी एस गलत होगा। अब देखो क्या है, अब हम जो रूल नंबर जो 1 2, अब हम देख रहे हैं रूल नंबर 3। देखो कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहला नंबर प्लेस। प्लेसेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, भले ही वो नॉन लिविंग होती हैं, यही तो एक्सेप्शन है। तो दिल्ली पॉपुलेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली एक प्लेस है ना। आगे चलते हैं। 1 आवर्स वेट। नंबर 2 टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं समय के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आवर्स वेट, 1 घंटे का इंतजार, बिल्कुल ही सही है। तीसरे देखते हैं 2 किलोग्राम्स वेट। फिर आपको लगा होगा जो किलोग्राम है नॉन लिविंग, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस ना के क्या आना चाहिए, ऑफ, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जो वेट होता है, कम ऑन गाइस, क्या होता है, वेट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। तो ये वाला सेंटेंस भी, ये वाला फ्रेज भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा 4 मील्स डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, तो डिस्टेंस होती है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, और ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। 7 डेज लीव, फिर वहीं पर आ गया, अपन ने अभी देखा था टाइम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। डेथ्स आईसी हैंड। क्या डेथ के कोई हैंड होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो क्या होना चाहिए, द आईसी हैंड, द आईसी हैंड ऑफ डेथ, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। यहाँ पर लेकिन ये सही है। अब आप कहेंगे सर इनमें से तो कुछ भी नहीं, फिर सही कैसे? ध्यान दो, इंग्लिश में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं? मानवीकरण। देखो दोस्तों क्या होता है, कई बार हम ना चीजों को ना लोग बना देते हैं, पीपल बना देते हैं। कैसे? कई बार आपने मोबाइल कहीं रख दिया और आप उसको ढूंढते हो, क्या होता है, अरे मिल क्यों नहीं रहा। एक बात बताओ, क्या आप कहीं अरे मिल क्यों नहीं रहा, तो क्या वो आवाज, हाँ नहीं मैं यहाँ पर हूँ, आवाज देगा क्या? नहीं देगा। कई बार आप मैसेज में आप टाइप करते हैं, हैंग हो जाता है, अरे हैंग क्यों हो गया मोबाइल, कि मोबाइल बोलेगा कि भाई मैं इसलिए हैंग हो गया क्योंकि आपने ज़्यादा ऑप्शंस खोल लिए ना। हम चीज़ों को मानवीकृत करते हैं। हम अपने मोबाइल को कैसे समझते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल इंसान है, जान है इसमें, राइट। तो यहाँ पे लिखा डेथ्स आईसी हैंड, मतलब यहाँ डेथ को एक व्यक्ति के रूप में देखा गया है और उसके आईसी हैंड के बारे में बात की गई। जो कवि होते हैं, पोएट होते हैं, वो अपनी कल्पनाओं में जीते रहते हैं। क्या सुनो, तो जो नोवेल्स होते हैं इतने मोटे मोटे कैसे हो जाते हैं? कवि उसमें क्या बोलते हैं कि पत्ते चल रहे थे, हवा बह रही थी और ऐसा लग रहा था मानो, है ना। आप बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है, आप बिल्कुल मूवी स्टार्ट हो जाती है आपके माइंड में। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी चीज़ का मानवीकरण कर देना, ठीक है। लोग अपने घर में पेट रखते हैं पालतू पशु, उसका नाम रख देते हैं टॉम, हमारा टॉम, चलो खाना खा लेते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो
कोई इंसान है। आते हैं ज़रा, तो यहाँ पर लगा दैट्स आई थिंक, क्या दैट के हैंड होते? नहीं, लेकिन हमने मान लिया, पर्सोनिफाई कर दिया उसको। जब चीज़ों को पर्सोनिफाई करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाएगा। मतलब जब क्या करेंगे, जब चीज़ों का कर देंगे पर्सोनिफिकेशन, जब चीज़ों को कर देंगे मानवीकरण, तब भी एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, सन्स एंगर। देखो, जब कोई हेवनली बॉडी होती है, कैसी बॉडी होती है? हेवनली बॉडी। अब आप बोलेंगे सर ये हेवनली बॉडी क्या होती है? ऐसी चीज़ें ब्रह्मांड स्पेस में विद्यमान है ना, तो जो यूनिवर्स में विद्यमान चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस सही मानते हैं। तो जो सन्स एंगर जो है ये ब्रह्मांड में विद्यमान चीज़ है, यस सुनो। क्या सन का कोई एंगर होता है? नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड में विद्यमान चीज़ है, हेवनली बॉडी है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। आगे देखते हैं, स्टोन्स थ्रो। क्या स्टोन का कुछ थ्रो होता है अपना? नहीं, इंसान उसको फेंकता है, स्टोन का कोई थ्रो नहीं होता। लेकिन अगर स्टोन्स थ्रो की हम बात करें, ये एक अपने आप में एक ईडियम है। क्या दोस्तों? ईडियम है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। क्या होता है? मुहावरा। तो अगर कोई चीज़ मुहावरा है, मुहावरा समझते हो ना, जैसे कि नाचना बे आंगन टेढ़ा। क्या आंगन टेढ़ा होता है? कभी नहीं है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ना कोतवाल के बारे में बात होती, ना चोर के बारे में। लेकिन बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो इडियम्स होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाता है। स्टोन्स थ्रो मतलब पास में, जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड लिव्स एट स्टोन्स थ्रो, मतलब मेरा जो दोस्त है वो स्टोन्स थ्रो पर ही रहता है, मतलब पास में ही रहता है। जैसे पत्थर को फेंकेंगे कितना दूर जाएगा? पास में ही जाएगा ना। तो स्टोन्स थ्रो एक क्या है? ईडियम। तो देखो अभी हमने क्या सीखा, पहला प्लेस, दूसरा टाइम, तीसरा वेट, चौथा डिस्टेंस, पांचवा पर्सोनिफिकेशन, छठवा हेवनली बॉडी और सातवां ईडियम। ये 7 जगह पर अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाएगा। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? आई होप आप बात समझ पा। देखो अक्सर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, हमें ना जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज क्या है? अगर एपोस्ट्रोफी एस है वो लोगों के साथ यूज होगा, ऑफ यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन बीच की ये चीज़ें रह जाती ना, वो हमें इनका नॉलेज नहीं होता है। और आप देखते हैं कि बार बार आप प्रीवियस ईयर लगाते जाते हैं, बस मॉक देते रहते हैं, नंबर कभी बढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास अच्छा लगता तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो सके, है ना। आगे चलते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यस और नो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट्स देखे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। दूसरा हमने देखा नॉन लिविंग के साथ हम ऑव लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तीसरा हमने देखा कुछ खास कंडीशंस होती हैं जैसे प्लेस, टाइम, डिस्टेंस, पर्सोनिफिकेशन, ईडियम, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस सही माना जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। 3 कॉन्सेप्ट आपने समझे। अब हम चलते हैं अपने चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट। इसको आप रूल नंबर 4 भी समझ सकते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है, कैसे काम होता है, समझिएगा। कुछ वर्ड होते हैं, क्या होते हैं? कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में आता है बडी। क्या आता है? बडी। बॉडी नहीं पढ़ना, बडी। या इनके लास्ट में आता है वन। क्या आता है? वन। तो ऐसे शब्द जिनके लास्ट में बडी या वन ONE आता है, तो ऐसे शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस को सही माना जाता है। क्या कहा? ऐसे शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस को सही माना जाता है। हालांकि ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये बेसिकली जो शब्द बनते हैं कौन कौन से, जैसे कि मैंने कहा somebody, इसी को बोल सकते हैं someone। ऐसे ही होता है nobody, इसी से मिलता जुलता क्या बनता है? no one, है ना। तीसरा और क्या बन सकता है? anybody, यहाँ पे क्या हो जाएगा? anyone। और चौथा होता है everybody, या हो सकता है everyone। दोस्तों वैसे तो ये जो शब्द हैं ये प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो सिर्फ नाउन में लगता है। वैसे तो ये शब्द प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि ये नाउन से ड्राइव होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बडी है या जो वन है, जो बडी है या जो वन है, बेसिकली ये नाउन है।
क्या है, नाउन है। तो नाउन से ड्राइव्ड होने के कारण हम क्या करते हैं, इनमें अपोस्ट्रोफी एस को सही माना जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रोनाउन में बहुत डीप में हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल अभी इसको इतना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा किसी की बुक, पेन काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा किसी की बुक, अरे यार, मैंने कहा किसी की बुक, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, somebody's book, ना कि बुक ऑफ somebody। अगर आपने बुक ऑफ somebody कर दिया तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सही क्या होता है, somebody's book। हेलो, मैंने कहा किसी की भी बुक नहीं, तो क्या बोलेंगे, nobody's book। हेलो, मैंने कहा किसी का भी बच्चा बहुत कैपेबल नहीं है, मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे, nobody's son is very much capable, right? So nobody's, somebody's, इनके साथ हम apostrophe s को सही मानेंगे। तो आई थिंक आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चौथा रूल देखने के बाद हम लोग देखते हैं अपना 5वां रूल, रूल नंबर 5। ये रूल नंबर 4 जैसा ही है। इसमें क्या होता है, अगर एक शब्द लिखा है, कम ऑन गाइस, क्या लिखा है, एक शब्द लिखा मतलब एक वर्ड लिखा है, और वर्ड के लास्ट में जाए THING, सुन रहा है ना तू, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा है, THING, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तब उस केस में आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, देखिए, थिंग मतलब होता है वस्तुएं, और वस्तुएं हमेशा कैसी होती हैं, नॉन लिविंग। कैसी होती हैं दोस्तों, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, ऑफ लगाया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जैसे मैंने कहा एवरीथिंग्स लाइफ, ये पता अपने आप में गलत हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। यू नो व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग में लगा हुआ THING मतलब ये चीज़ों के बारे में बता रहा है, और चीज़ों के बारे में हम ऑफ लगाते तो हम क्या करेंगे, इस लाइफ को लिखेंगे हम लोग पहले, एपोस्ट्रोफी एस की जगह लगाएंगे ऑफ, और एवरीथिंग की जगह अपन एवरीथिंग का सेम रख देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिवाय एक चेंजेस के। आपको पता है अच्छे से, अगर इस लाइफ जो कि किसकी हो गई है, एवरीथिंग की, ये एक स्पेसिफिक हो गई, इसलिए हम आर्टिकल क्या ले लेंगे, द। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखो, इसी की तरह हमने एक और रूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था, रूल नंबर 4, राइट? उसमें मैंने क्या कहा था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, वन आ जाए, या क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, तब उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को सही मानते हैं। ये सीखा था 4 में। जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति का पेन, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, somebody's पेन। क्या बोल सकते हैं, somebody's पेन। यस और नो? हम उसे क्या बोल सकते हैं, somebody's पेन। बट क्या हम बोल सकते हैं समथिंग्स लाइफ? नो। एवरीथिंग्स लाइफ? नो। क्या बोलेंगे, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग। किसी चीज की भी लाइफ नहीं, तो क्या बोलेंगे, द लाइफ ऑफ नथिंग। एक सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा द लाइफ ऑफ नथिंग इज वेरी लॉन्ग। द लाइफ ऑफ नथिंग इज वेरी लॉन्ग। दुनिया में किसी भी चीज़ की आयु बहुत लंबी नहीं होती। वन डे वन हैज़ टू गो। एक दिन बंदे को जाना पड़ता है, राइट? अभी हमारे बीच में से ऋषि कपूर जी, इरफान खान साहब, he was a great actor, both were great actors, right? But the life of nothing, अगर हम बात करें चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी जो होती हैं नश्वर होती हैं। आज ये पेन आपको दिख रहा है, इसकी भी एक लाइफ होती है, एक टाइम तक ये चलता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है, ठीक है? सो अगर हम बात करें, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, वन आ जाए या बड़ी आ जाए, तो ये क्या है, एक इंसान को, लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी सही माना जाता है। बल्कि वर्ड प्लस थिंग के साथ अगर वर्ड के साथ अगर थिंग लगाओ तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी गलत मानते हैं, इसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। क्यों? थिंग क्या बता रहा है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बता रहा है। कम ऑन, किसके बारे में बताता है, नॉन लिविंग के बारे में। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यस और नो? समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लीजिएगा।
हाँ जी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, डरिएगा मत, बहुत काम की चीज़ है, आपके एग्जाम्स में आती रहती है, तो कब मास्टर्ड बन जाएंगे आप लोग, मास्टरी कर लेंगे चीज़ों में, बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी रूल नंबर 5 के बाद आते हैं हम रूल नंबर 6 पर, राइट। देखो दोस्तों, अभी हमने बात की किस पर, वडी या वन आएगा तो अपन उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अगर लेकिन THING मतलब थिंग आएगा तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग बन रहा है, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं, दो शब्द होते हैं, शायद आप इनसे परिचित होंगे। पहला वर्ड है ईच अदर, कम ऑन, क्या है, ईच अदर, और दूसरा है वन अनदर। क्या लिखा है, ईच अदर और वन अनदर। देखो दोस्तों, बेसिकली अगर ध्यान से देखें, ये शब्द बेसिकली प्रनाउन है, ठीक है, लेकिन इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस को सही मानते हैं, एपोस्ट्रोफी एस को सही माना जाता है। क्यों माना जाता है, अगर ध्यान से देखेंगे, ईच अदर लोगों के बारे में बात करता है और जो वन अनदर है ये भी लोगों के बारे में बात करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स। क्या लिखा, वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम। और एक और सेंटेंस लिख दिया, वी शुड अंडरस्टैंड वन another's problems. There are two questions on the board. The first one is we should understand each other's problem, and another is we should understand one another's problems. Sorry. Let's understand. दोस्तों, इनके साथ एपोस्ट्रोफी सही माना जाता है क्योंकि लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं ईच अदर, क्या है, ईच अदर। ईच अदर क्या करता है, जैसे यहाँ पे दो बंदे हैं, एक का नाम है टॉम, एक लड़की का नाम है जूली। देयर आर 2 पर्सन, टॉम और जूली, ये हस्बैंड वाइफ है, राइट। टॉम कुछ बोलता है तो जूली समझती है, जूली कुछ बोलती है तो टॉम समझता है, राइट। जब दो लोगों के बारे में बात होती है तो हम ईच अदर लगाते हैं, कि जब दो लोगों के बारे में बात होती है तो हम लोग क्या बात करते हैं, ईच अदर। लेकिन जब नंबर हो जाता है 3 या 3 से ज़्यादा, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 3, जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम लगाते हैं वन अनदर। अगर मैं कहूँ वी शुड अंडरस्टैंड वन अनदर्स प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे 3, 4 या 100, 200 लोग हैं और हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ईच अदर मतलब केवल दो, कम ऑन। ईच अदर का मतलब क्या होता है, केवल दो। जब दो के बारे में बात करेंगे तो ईच अदर। अगर मैं कहूँ वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, इट मीन्स दो लोग हैं और एक बंदा दूसरे से कह रहा है, राइट। और व्हेन इट इज बीइंग सेड वी शुड अंडरस्टैंड वन अनदर्स प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे कई सारे लोग हैं, राइट। तो ये हो गया ईच अदर और वन अनदर। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। या सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो ईच अदर और वन अनदर प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि ये इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, लिविंग बीइंग, सजीव चीज़ों को, सजीव वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस को सही मानेंगे। आई होप बात समझ पा रहे होंगे आप। और एक काम करते हैं, आज की क्लास का हम लोग लास्ट रूल और सीख ही लेते हैं। गाइस, पजल क्विज काफ़ी बड़ा है, इसके लिए एक और वीडियो मुझे बनाना होगा, मैं बनाऊंगा आपके लिए, राइट। अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, रूल नंबर 7 को समझने से पहले आपको क्या करना है, ये 5 फ्रेजेस मैंने आपको दिए, आप इन्हें सबसे पहले अपनी नोटबुक में नोट करें और अपने हिसाब से कोशिश करें इनमें से कौन से फ्रेजेस आपको सही लग रहे हैं और कौन से गलत हैं। अच्छा, अगर आपको कोई फ्रेज गलत लगा तो आपको ये भी करना है कि सही कैसे हो सकता है, ठीक है, ताकि आप कॉमन एरर में बेटर कर पाएँ। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखा है कालिदास वाइफ, जस्टिस सेक, गॉड सेक, गणेशस ब्रदर, लेडीज कंपार्टमेंट। आई होप आपने कोशिश की होगी। देखते हैं ज़रा। पहला तो आपको देखते ही बराबर लगा होगा, सर ऑलरेडी एस लगा हुआ है और इसके साथ एक और एपोस्ट्रोफी आ गया, अभी आपने बताया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एस को हटा देते हैं और ये सही हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को सही हो गया होगा, ये सुनो, ठीक है, अच्छी बात है, 1 नंबर मिल गया आपको। दूसरा देखते हैं, जस्टिस सेक, इसमें क्या लग रहा है, ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में सा
शा या जा साउंड आए, इंग्लिश में भी लिख देता हूं एस, एस एच या जी। अमेरिकन इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, जी। जा के नीचे नुक्ता लग जाता तो ये बन जाता है जी। एक होता है जीजा जी और एक होता है जहाज, राइट। ओके, सो ध्यान रखिए, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये साउंड के बारे में। कम ऑन, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बार बार, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, साउंड के बारे में। जैसे एक लेटर, छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैंने लिखा सी। आप सभी को पता होगा सी का प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं सा निकलता है और कहीं कहीं का निकलता है, यस सुनो। तो मैं लेटर सी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखेंगे हिंदी में तो क्या हो जाएगा, कालीदास। लास्ट में क्या साउंड आया, सा, राइट। तो अगर सा साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी, ओनली क्या लेंगे भाई, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लेंगे, है ना, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, कालिदास, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हिसिंग साउंड आता है। कैसे साउंड आता है, अगर हम इनके साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस ले लेते हैं तो ये साउंड कैसा आता है, हिसिंग, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। हिसिंग क्या होता है, सांप की जैसी आवाज होती ना, राइट। तो बेसिकली हिसिंग साउंड ना आए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यही एकमात्र लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्ड के लास्ट में स, श, ज अगर ये साउंड आते हैं तो हम केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा जस्टिस सेक, मतलब न्याय की खातिर। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, पता है क्या, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन पता है आपको ये जो फ्रेज है लिखा है ना, ये गलत है। पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा फ्रेज गलत है। यू नो व्हाई, इसीलिए ये गलत है क्योंकि ध्यान से देखेंगे ना, अगर इसको ध्यान से हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, जस्टिस, फिर लास्ट में कौन सा साउंड आ गया, सा साउंड आ गया। कौन सा साउंड आ गया, तो स्पेलिंग पे नहीं जाना है, हमें साउंड पर जाना। साउंड क्या होता है, मैं एक फोनेटिक्स का वीडियो लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसके लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, सा साउंड आ गया, इसलिए हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, एस। कम ऑन गाइस, क्या लगाएंगे, केवल लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जस्टिस सेक। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जरूर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा गॉड सेक। अगर ध्यान से देखें हमने लिखा गॉड, क्या लिखा, गॉड। क्या लास्ट में सा, शा या जा साउंड आया, नहीं आया, मतलब इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस, ये फ्रेज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गणेश, गणेश, सुबह से शाम और शाम से सुबह, ये वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे आप, गणेश, वो हो गई नहीं, राइट। तो हिसिंग साउंड आ जाएगा क्योंकि लास्ट में आ गया शा, क्या आ गया, शा, शा साउंड आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल एस को हटा देंगे और एपोस्ट्रोफी को रख लेंगे और ये फ्रेज बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा लेडीज कंपार्टमेंट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेडीज को ऐसा लिखा जाता है, सुन रहा है ना तू, तो जा के नीचे एक नुक्ता रख दिएगा तो क्या होगा, जा। तो लेडीज लास्ट में जा साउंड आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एस को हटा देंगे, एपोस्ट्रोफी रख लेंगे। आपने कहा सर इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हम वैसे भी कर देते क्योंकि हमें एस दिख गया। दोस्तों हर जगह यहाँ पे हो पाया क्या, तो हमें साउंड पर जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। तो आपको पता है केवल एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन स्किल से पूछी जाती है और वो है आर्टिकल। आर्टिकल का नॉलेज करने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा, सीखेंगे हम लोग उन्हें भी धीरे धीरे। वैसे मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा तो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आज के सेशन के बारे में अपनी राय देने के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या नई चीज़ें सीखने को मिली और क्या और सीखना चाहते हैं, राइट। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी पार्ट 1 आया पॉजेसिव कीज का, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे ब्रेक के बाद, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश कॉम्पिटिटिव सीरीज। बाय बाय।